अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकोनोमेट्रिक्स का कल पेपर हुआ है सरगोदा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एनुअल 2024 का, और साथ ही सप्लीमेंट्री वालों के भी एग्ज़ाम्स थे। जिन्होंने सेकंड एनुअल 2023 में एग्ज़ाम दिए थे उनमें सप्ली आ गई थी। तो इकोनोमेट्रिक्स का पेपर कैसा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी थी, पेपर इजी था या टफ था, ये सारा कुछ इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। मैं उन स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगी जो मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं या बीएस जो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, उन्होंने अगर कोई किसी सब्जेक्ट के लिए लेक्चर लेना है तो वो जो है, अगर उन्होंने फिजिकल तैयारी करनी है तो वो इब्राहिम एकेडमी लाहौर ज्वाइन करें, और अगर उन्होंने ऑनलाइन स्टडी करनी है तो वो इकोनॉमिक्स पोर्टल को फॉलो करें। ये इंटरफेस इसका देखें जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी एमए एमएससी पार्ट 2 या कंपोजिट फर्स्ट एनुअल 2024 के एग्जाम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये तो आपको पता है जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के बच्चों ने आमतौर पर नोट्स बनाए होते हैं, या इसके आप नेट में से आंसर निकाल के वो आप देख लेते हैं। इनमें इतना इशू कोई नहीं होता, बेसिक बातें यहाँ पे होती हैं। दो लाइनों की डेफिनेशन इसमें लिखनी होती हैं, और ये टोटल आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का ये क्वेश्चन, ये कंपलसरी होता है, आपने करना ही होता है लाजमी। हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सब्जेक्टिव पार्ट को। ठीक है जी, सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 में से हमने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, कंसीडर द नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ऑर्डर लिखा हुआ है इन्होंने, तो अंडरस्टूड है ये मॉडल ही होगा। और साथ आगे इन्होंने ये एक इक्वेशन बना के दे दी है, I इक्वल ए आर की पावर बी इंटू ई यू की पावर बी। अब ये इक्वेशन देख के हमें पता चल रहा है नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ये। ठीक है, अब इसे नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कैसे सोल्व करते हैं, ये लॉग लेना पड़ता है आपको दोनों तरफ। अब लॉग किस तरीके से लेंगे मैं आपको बता देता हूँ, आगे इन्होंने बता भी दिया। ये आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इन्वेस्टमेंट की इन्होंने इक्वेशन बनाई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन बनती है। इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको जब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग आई इक्वल लॉग ए प्लस ए के साथ आर की पावर बी मल्टीप्लाई हो रही है। तो लॉग का रूल ये है कि जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो बीच में प्लस का साइन लगता है। तो आर की पावर में बी है, लॉग जब लें तो बी स्टार्ट में आ जाता है। बी लॉग की पावर आर। ये आपके पास एक सिंपल रिग्रेशन का मॉडल आ गया, जिसमें आप बोलेंगे कि हमने रेसिडुअल को या एरर टर्म को इग्नोर कर दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, लॉग ऑफ आई इसको आप लेट कर लें वाई, और लॉग ऑफ ए को आप कैपिटल ए लेट कर लें, और लॉग ऑफ आर को आप एक्स लेट कर लें। तो ये आपके पास y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये सिंपल रिग्रेशन तरह का क्वेश्चन बन गया आपके पास, और इसमें आपने ए और बी फाइंड करना है। और डेफिनेटली जब आप ए और बी फाइंड करेंगे, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, मतलब ये फार्मूला होता है ना, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई जो सा है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे समेशन लॉग आई इंटू लॉग आर, माइनस के बाद समेशन लॉग एक्स। समेशन एक्स की जगह पे एक्स आपने लेट किया हुआ है लॉग आर को, तो यहां पे आप लिखेंगे समेशन लॉग एक्स इंटू समेशन लॉग वाई डिवाइडेड बाय, नीचे आप इस तरह से आप एक्स की जगह पे लॉग आर और वाई की जगह पे लॉग आई पुट करते जाएं। ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इस बी का आंसर निकल आएगा, इस वाले बी का। इसी तरह लॉग ऑफ ए आपने निकालना है, तो लॉग ऑफ ए यहाँ कैपिटल ए जिसे आपने लेट कर लिया, तो इसका भी फार्मूला चूंकि आपको पता है कि क्या होता है, वाई बार ए इक्वल वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फार्मूला होता है। तो वाई अब आपने चूंकि लॉग आई को लेट किया हुआ है, तो समेशन लॉग आई बार निकालेंगे एक तरफ, और एक्स बार की जगह पे आप लॉग आर बार निकालेंगे। तो फार्मूला इसमें
वही होगा जो वाई बार और एक्स बार का होता है, उसके मुताबिक आप वैल्यूज रख के ये आप अपना कैपिटल ए भी निकालेंगे। जैसे ये दोनों चीजें निकल आए, आपकी ये रिक्वायर्ड नॉन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट हो जाएगी, और इन ए और बी को इंटरप्रेट कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है 20 मार्क्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेटेड मॉडल y इक्वल -36.88 -1.05x1 प्लस 0.25x2, आर स्केयर भी दिया हुआ है, समेशन ई भी दिया हुआ है, समेशन ई स्केयर, समेशन वाई स्केयर, ये स्मॉल लेटर में समेशन वाई स्केयर, और ये है जी 873 एन भी गिवन है। आपने मॉडल की इंटरप्रिटेशन करनी है विद इकोनॉमिक थ्योरी। मैंने ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन लिखवाया हुआ मेरी वीडियो पे भी मौजूद है चैनल में, इब्राहिम अकेडमी जो मेरा दूसरा चैनल है, कंप्लीट सोल्ड क्वेश्चन ये वहां पे पड़ा हुआ है। इकोनॉमिक थ्योरी के साथ इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, विदाउट इकोनॉमिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी के साथ इंटरप्रिटेशन मांगी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं वाई को आप लेट कर लें, वो क्वांटिटी डिमांड है, x1 को आप लेट कर लें प्राइस है, और x2 को आप लेट कर लें इनकम है। तो ये प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है ना डिमांड के साथ, और ऊपर एस्टिमेटेड मॉडल में भी देखें x1 के साथ जो b1 की वैल्यू है वो -1.05 है, तो मतलब ये एक प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है, इनकम का पॉजिटिव होता है, इसीलिए B2 का आंसर प्लस में आया। अब आपने इसकी इंटरप्रिटेशन ही करनी है A, B1, B2 की, जिसमें आप ये बताएंगे कि अगर प्राइस में 1 यूनिट आप इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांड 1.05 यूनिट डिक्रीज हो जाती है जब आप इनकम को कांस्टेंट रखें। इसी तरह जब आपने B2 की इंटरप्रिटेशन करनी है, उसमें आपने ये लिखना था कि अगर आप इनकम में 1 रुपया इजाफा करते हैं तो क्वांटिटी डिमांड 0.25 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्राइस को आपने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी। अल्फा की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर प्राइस और इनकम को आप कांस्टेंट अज्यूम करें या 0 अज्यूम करें तो क्वांटिटी डिमांड आपकी -36.88 यूनिट्स होगी। ये पहला मॉडल हो गया 8 मार्क्स के लिए। इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होती है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आपने 3 तरह की वेरिएशन भरी हुई है, एक एक्सप्लेन्ड, एक अनएक्सप्लेन्ड और एक टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, इसकी भी वीडियो मेरे इस इकोनॉमिक्स चैनल में भी मौजूद है और दूसरे इब्राहिम अकेडमी चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, वहां पे जाकर विजिट करें, वहां से भी आपको मिल जाएगी। 4 मार्क्स का ये है। सी ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। 2 टेस्टिंग मैंने आपको करवाई हुई है रिग्रेशन में, एक टी टेस्ट एक एफ टेस्ट, एक एस्टिमेटेड पैरामीटर्स की टेस्टिंग है, एक ओवरऑल मॉडल की टेस्टिंग है। तो यहाँ पे ओवरऑल मॉडल की टेस्टिंग आपने लगानी है जिसमें एफ टेस्ट लगेगा। तो एफ टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया वीडियो मौजूद है मेरे उस इब्राहिम अकेडमी वाले चैनल पे, वहां पे जाके आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। या आप ऊपर लिखें ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल इब्राहिम अकेडमी, ये लिख के सर्च करेंगे। या अगर इकोनॉमिक्स पोर्टल में भी ये टॉपिक मौजूद हुआ तो आप लिखें ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल इकोनॉमिक्स पोर्टल, ये लिख के सर्च करें टॉपिक, अगर तो चैनल पे होगा तो सामने आ जाएगा। इब्राहिम अकेडमी में तो कंफर्म है मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स पोर्टल में मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं अपलोड किया हुआ मैंने या नहीं, बहरहाल सर्च कर लें आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी, 20 नंबर का ये हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोस्किडास्टिसिटी इन डिटेल। हेटेरोस्किडास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपने इन डिटेल बताना है। तो 8 मार्क्स। इन डिटेल का मतलब है आपने इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इसके वो आप बता देंगे कॉन्सिक्वेंसेस। 8 मार्क्स हैं। अजम्पशंस हैं तो वो लिखते हैं, साथ कॉन्सिक्वेंसेस लिखते हैं। तो 8 मार्क्स के लिए ये काम हो गया। ये लिखना था आपने। बी पार्ट में है इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है, इसको डिटेक्ट करने के कुछ मेजर्स हैं वो बताएं। तो आपने क्या देना है, 2 मेथड है इसमें, एक तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है, दूसरा गोल्डफेल्ड। 12 मार्क्स का है। इन दोनों का प्रोसीजर आपने लिख देना, ठीक है। न्यूमेरिकली तो नहीं आपने करना, लेकिन स्पीयरमैन में किस किस तरीके से आप डिटेक्ट करते हैं और गोल्डफेल्ड में क्या तरीका होता है, इन दोनों के प्रोसीजर लिखने थे। 12 मार्क्स और ऊपर से 8 की थ्योरी। ये 20 नंबर का ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफिकेशन वाले चैप्टर में से है जी। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है।
4 मार्क्स की थ्योरी, आपने इसमें सिर्फ ये बताना है आइडेंटिफिकेशन 3 तरह की होती है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन, अवर आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन, ठीक है। और आप इनको 2-3 तरीकों से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक रिड्यूस्ड फॉर्म मेथड है, एक ऑर्डर कंडीशन मेथड है और एक बोगस इक्वेशन मेथड है। इसमें ये बताएं आप बस, बल्कि बताना था, पेपर तो हो गया अभी। अब इसके बी पार्ट में 16 मार्क्स का पार्ट है जी, जिसमें वो आपको कहता है कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस बनाएं। इन दोनों की रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस ये तो बनानी आनी चाहिए आपको। मेरे चैनल में इकोनॉमिक्स पोर्टल में भी वीडियो मौजूद है, इब्राहिम एकेडमी वाले चैनल में भी वीडियो मौजूद है। और ये इक्वेशंस देख के पता चल रहा है y1 की रिड्यूस फॉर्म क्या बनेगी भला। मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होगा इनको, क्योंकि प्रैक्टिस काफी करवाई हुई है। y1 की रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगी π10 प्लस π11 x1 प्लस π12 x2 प्लस v1। ये y1 की रिड्यूस फॉर्म बन गई। इसी तरह y2 की रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी π20 प्लस π21 x1 प्लस π22 x2 प्लस v2। रिड्यूस फॉर्म में अगर आप बना लेते हैं, आगे वाला काम आपको नहीं आता, तो 16 को हाफ कर लें, 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं, यानी कि 4 ऊपर से और 8, 12 नंबर का आपने पेपर कर लिया। अब आगे वाला जो काम है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स की वैल्यूज बताएं जी क्या होती हैं रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स की मदद से। तो ये दोनों इक्वेशंस देख के जैसा कि मुझे तो आइडिया हो रहा है कि दोनों ही एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशंस हैं। तो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशंस के लिए ILS का मेथड यूज करते हुए स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स दोनों इक्वेशंस के फाइंड होंगे। जिस तरह स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, पहली इक्वेशन में A1 A2 A3 ये 3 है, दूसरी इक्वेशन में B1 B2 B3 ये 3 है। इन तीनों की वैल्यूज पुट करके इनके फार्मूले हैं, ये प्रोसीजर है ILS का, वो आपने लगाना था। 8 मार्क्स का ये था, कर लिया। आता है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे 20 में से आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो 12 तो आपको कंफर्म आते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन, अप्लाई एन अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटेक्ट ऑटो कोरिलेशन, अल्फा 5% है। ऑटो कोरिलेशन क्या होती है? ये कुछ 4 नंबर की आपने थ्योरी लिखनी है, जिसमें इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन में डिफरेंस बता दें क्या होता है, ये इतना काम। उसके बाद अप्रोप्रिएट टेस्ट इसका कौन सा है? डर्बन वर्सन आपने लगाना है यहाँ पे। डर्बन वर्सन 16 मार्क्स का ये इन्होंने पूरा डर्बन वर्सन का दिया हुआ है, जिसमें आपको E की वैल्यूज दी हुई हैं और ईयर्स गिवन है। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है ये सिंपल रिग्रेशन का मॉडल है या मल्टीपल का। मैंने बताया हुआ है कि सिंपल रिग्रेशन में K1 यूज होगा, मल्टीपल में K2 होगा। तो जहां पे कुछ कंफर्म ना हो ये सिंपल का या मल्टीपल का, तो आपकी मर्जी है कि या तो 1 लगा दें या 2 लगा दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 1 में देख लिया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया है, तो कहीं गलत ना हो गया हो, कुछ बच्चे इस डाउट में हैं तो परेशान ना हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूँ, बाज बच्चे टेबल लेके नहीं गए और सेंटर वालों ने भी प्रोवाइड नहीं किए, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। सेंटर वालों को टेबल प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे खुद से लेके जाते हैं तो आप लोग उनसे छीन के रख लेते हैं कि कोई मटेरियल नहीं लेके आना, तो फिर आप खुद से उनको प्रोवाइड करें। और इस दफा कुछ बच्चे थे, पता नहीं हमें टेबल लाने की इजाजत होगी कि नहीं होगी, वो भी बेचारे नहीं लेके आए और आप लोगों ने भी उनको वो टेबल बुक प्रोवाइड नहीं की, तो कितनी बड़ी ज्यादती है बच्चों के साथ उनके मार्क्स का। और पहले इनको, आपको पता है कि खींच के मार्क्स देते हैं और ऊपर से आप उनको मजीद बहाने दे रहे हैं मार्क्स काटने के। अच्छी भली बच्चों ने तैयारी की हुई है, तो आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और कोई प्लानिंग इस तरह की कर लें। इकोनोमेट्रिक्स का पेपर है तो कम से कम टेबल बुक तो अपने पास रखें। जो इन्विजिलेटर है, सुपरवाइजर है, उसको इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि मैंने टेबल की बुक अपने पास रखनी है, बच्चों को अगर जरूरत पड़ गई तो मैंने उनको प्रोवाइड करनी है। तो ये यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है कुछ सेंटर्स में, मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, बहुत इजी, इसमें 2 टॉपिक्स है, उन पे नोट लिखना है। पहला तो है CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस। तो क्लासिकल लीनियर मतलब आपने रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस लिखनी है। बेशुमार दफा बच्चों को बताया हुआ है अजम्पशंस क्लासिकल की याद करें, इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इसकी याद करें। 10 नंबर की अजम्पशंस आ गई हैं। उसके बाद फोरकास्टिंग और उसकी टाइप्स। फोरकास्टिंग क्या होती है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बेशुमार दफा बच्चों को याद करवाया हुआ मैंने। तो 20 नंबर ये भी कंफर्म आपके होने चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फोरकास्टिंग में सबसे पहले फोरकास्टिंग की डेफिनेशन आपने लिखनी थी, फिर इसकी टाइप्स, जिसमें एक्स
पोस्ट फोरकास्टिंग है, एक्स आंट फोरकास्टिंग है, कंडीशनल, अनकंडीशनल, इस तरह की कुछ 6 टाइप्स है। ये सारी आपने लिखनी थी। ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और ओवरऑल मैं इसका अगर बता दूं तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इजी पेपर था, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। थोड़ी सी किसी ने अगर स्टडी कर ली, मेरे गेस्ट पेपर की वीडियोस अगर किसी ने देखी हैं, उनको फॉलो किया है, तो कंफर्म आप निकल गए होंगे। ठीक है जी। इकोनोमेट्रिक्स की बकाया जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।